वेलकम टू लर्नो हब। कैसे आप सब? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं संगीता फ्रॉम लर्नो हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां आप पढ़ सकते हैं मैथ, साइंस, एसएसटी एब्सोल्युटली फ्री एट learnohub.com। बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे आईसीएसई क्लास 8। टॉपिक हमारा है द यूनाइटेड नेशंस। चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं हमारा आज का चैप्टर द यूनाइटेड नेशन। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात करेंगे आफ्टर मैथ ऑफ वॉर्स, वॉर के बाद के बारे में। ठीक है, तो यूनाइटेड नेशन ऐसी क्या कंडीशन थी या ऐसी क्या ज़रूरतें थी जिसकी वजह से यूनाइटेड नेशन जो है उसे ऑर्गेनाइज करना पड़ा, या इससे पहले बनने वाला लीग ऑफ नेशंस उसको क्यों ऑर्गेनाइज करना पड़ा, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, इसके ऑर्गेन्स क्या थे रहे, ये हम लोग यहाँ पर समझेंगे। देखिए 20th सेंचुरी में हमने देखा 2 वर्ल्ड वॉर हुए। वर्ल्ड वॉर नाम से ही समझ में आ रहा है कि इसका जो विनाश होगा उसका असर जो होगा वो पूरी पृथ्वी पर होगा, और यही हुआ। दोनों जो युद्ध थे, दोनों जो वर्ल्ड वॉर थे 20th सेंचुरी में हुए, उनका जो असर था वो पूरी पृथ्वी पर पड़ा, मतलब लगभग सभी देशों पर इसका असर पड़ा। इतना विनाश हुआ। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो कि 1914 टू 1918 चला था। उस समय जब ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो था वो 1914 में स्टार्ट हुआ, ठीक है, उस समय लोगों ने सोचा भी नहीं था कि भाई ये वर्ल्ड वॉर जो है वो इतना लंबा खिंच जाएगा, इससे कितना नुकसान होगा। अब होता है ना कि भाई युद्ध में उतरे तो अब पीछे कैसे हटे, तो इस वजह से युद्ध जो था वो चलता रहा। ठीक है, लेकिन इसमें इतना ज़्यादा नुकसान हुआ, चाहे हम इकोनॉमिकली कहें, चाहे कितने सारे लोगों की जान गई, कितने सारे लोग जो थे वो डिसेबल्ड हो गए, कितने सारे लोगों के हाथ पैर जो थे वो चले गए। इसके अलावा मेंटली कितने सारे लोग जो थे वो डिस्टर्ब हो गए कि वो किसी काम के लिए ही नहीं रह गए। मतलब इतना ज़्यादा नुकसान किसी ने सोचा भी नहीं था कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है इससे इतना नुकसान होगा। किसी ने नहीं सोचा था, क्योंकि भाई पहले अंदाज़ा ही नहीं था कि ये वर्ल्ड वॉर जो है वो इतना लंबा खिंच जाएगा। तो जो चीज़ उन्होंने सोची नहीं थी, फिर उसके बाद जब उन्होंने इतना ज़्यादा नुकसान देखा तो उसके बाद हर कोई ये चाहता था कि भाई कुछ ऐसा किया जाए जिससे कि हर जगह शांति रहे। और इसी के लिए ये पीस जो है इसको बनाए रखने के लिए ही लीग ऑफ नेशंस जो है जेनेवा में इसको ऑर्गेनाइज किया गया। कब? 1920 में। ठीक है, कब किया गया? 1920 में। ठीक है, 1920 में लीग ऑफ नेशन जो है इसे ऑर्गेनाइज किया गया। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914, ठीक है, टू 1918 चला था। तो यहाँ पर लीग ऑफ नेशन जो है इसको ऑर्गेनाइज किया गया कि ये जो है आगे जो भी युद्ध होंगे ये शांति बनाए रखेगा और आगे युद्ध जो है वो नहीं होने देगा, इसके लिए ये काम करेगा। तो लीग ऑफ नेशन इसका फॉर्मेशन हो गया, लेकिन लीग ऑफ नेशन जो था बहुत ज़्यादा दिन तक ये काम नहीं कर सका। बहुत जल्दी ये फेल्योर हो गया। क्यों? क्योंकि हमने देखा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो कि 18 में ही ख़त्म हुआ था, उसके बाद बहुत जल्दी ही 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर ये और भी ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव था। जाहिर सी बात है कि हम समय के साथ क्या है, प्रोग्रेस कर रहे हैं, तो भाई युद्ध में भी प्रोग्रेस करेंगे, है ना। आज के टाइम में भी अगर हम देखें कितनी सारी टेक्नोलॉजीज आ गई, कितने सारे ऐसे डिस्ट्रक्शन के तरीके आ गए कि अगर भगवान न करे कहीं पर भी वर्ल्ड वॉर होगा तो कितना नुकसान होगा। तो यही चीज़ हमें देखने को मिलता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से सेकेंड वर्ल्ड वॉर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर जहाँ पर हमने देखा बॉम्ब भी गिराए गए, न्यूक्लियर बॉम्ब का फर्स्ट टाइम यूज़ हुआ, और हिरोशिमा एंड नागासाकी जब इस पे जो बॉम्ब गिराए गए, जो डिस्ट्रक्शन हुआ, ठीक है, और इस पूरे युद्ध में 1939 टू 1945 6 ईयर्स तक ये भी युद्ध चला था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर। ठीक है, इसमें भी इतना ज़्यादा नुकसान हुआ जिसकी वजह से ये सोचा जाने लगा कि भाई अब क्या है कि कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बनाई जाए जो कि पीस जो है, शांति जो है उसको कायम कर सके, इसके साथ ही साथ इकोनॉमिकली लोगों को सपोर्ट कर सके। जो ये युद्ध हो रहा है इससे जितना नुकसान हो रहा है इकोनॉमिकली सपोर्ट किया जा सके, इसके साथ ही साथ ह्यूमैनिटी जो है वो बनाई रखी जा सके, ह्यूमन राइट्स जो है वो बनाए रखे जा सके। और इसी के लिए फिर इसके बाद लीग ऑफ नेशन जो था, इसके फेल्योर के बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर का जो इतना डिस्ट्रक्शन था,
आगे शांति बनाए रखने के लिए, ठीक है, इकोनॉमिकली लोगों को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, कि युद्ध के बाद कंडीशन जो थी वो बहुत बुरी हो गई थी, ठीक है, ह्यूमन राइट्स जो है लोगों को वो दिलाने के लिए कि लोग जो है उसके अकॉर्डिंग काम करें। तो इसके लिए आइडिया ऑफ यूनाइटेड नेशन जो है ये आया। चलिए बात करते हैं द अटलांटिक चार्टर। अटलांटिक चार्टर क्या था, क्यों बना, इसको ये नाम क्यों दिया गया, इसके एम क्या थे, ये हम लोग समझते हैं। देखिए हुआ क्या, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, किसी को अंदाजा नहीं था इतना ज़्यादा इसमें विनाश होगा, इतना नुकसान होगा, ये वर्ल्ड वॉर इतना खींचेगा, किसी को नहीं पता था, लेकिन ये सारी चीज़ें हुई। अब आगे शांति बनी रहे, हर कोई चाहता था कि भाई पीसफुली रहा जाए, हर कोई शांति चाहता था, जिसके लिए लीग ऑफ नेशन जो था इसका फॉर्मेशन किया गया। लेकिन लीग ऑफ नेशन फेल्योर रहा। बहुत जल्दी दूसरा वर्ल्ड वॉर जो था वो भी शुरू हो गया 1939 में। अब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का जो डिस्ट्रक्शन था वो सभी ने देखा था, सभी ने झेला था, इसलिए सब इससे बचना चाहते थे। लेकिन चूंकि वर्ल्ड वॉर जो था वो स्टार्ट हो चुका, कोई भी अपने स्टेप जो थे वो पीछे लेने को नहीं तैयार था। लेकिन पीस सभी चाहते थे, सबको पता था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इतना विनाश हुआ था, जाहिर सी बात है सेकेंड वर्ल्ड वॉर में और ज़्यादा विनाश होगा, ठीक है। तो इसके लिए ग्रेट ब्रिटेन के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर यानी कि पूर्व प्रधानमंत्री, जिनका नाम था विंस्टन चर्चिल, क्या नाम था, विंस्टन चर्चिल। दूसरी तरफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट, फॉर्मर प्रेसिडेंट, जिनका नाम था फ्रैंकलिन रूजवेल्ट, ठीक है। तो ये दोनों ही जो थे, ये दोनों अटलांटिक ओशन में मिलते हैं बैटलशिप पर, न्यूफाउंडलैंड में बैटलशिप पर ये दोनों ही मिलते हैं। और एक डॉक्यूमेंट जो था उसको इन्होंने साइन किया, कब, अगस्त 1941, अगस्त 1941। युद्ध शुरू हुआ था 1939 में, जो चला था 1945 तक। तो इन्होंने 41 में एक डॉक्यूमेंट जो था वो साइन किया, ठीक है। इस डॉक्यूमेंट को नाम दिया गया है अटलांटिक चार्टर। क्यों, क्योंकि अटलांटिक ओशन में ही ये लोग मिले थे, ठीक है। तो यहाँ पर इसको नाम दिया गया अटलांटिक चार्टर। ये चार्टर क्या था, ठीक है। इस चार्टर में ये था कि भाई सभी नेशन जो हैं एक दूसरे की म्यूचुअल रिस्पेक्ट करें, ठीक है। अब जाहिर सी बात है रिस्पेक्ट करेंगे तब युद्ध जो है वो होगा ही नहीं, ठीक है। एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करें, युद्ध नहीं होगा, ठीक है। तो इसका उद्देश्य यही था, ये चार्टर, ये डॉक्यूमेंट यही था कि सभी नेशन जो हैं एक दूसरे की म्यूचुअल रिस्पेक्ट करें, एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करें, साथ ही साथ क्या है कि पीसफुली जो भी डिस्प्यूट्स हैं उनको पीसफुली हम लोग रिजॉल्व कर लिया, इसको हम लोग सॉल्व कर लिया जाए, ठीक है। इसके लिए ही अटलांटिक चार्टर जो था ये साइन किया गया था, ठीक है। अटलांटिक चार्टर जो था इसके तहत कि जो मनुष्य हैं, ह्यूमन, ठीक है, जो भी ह्यूमन है उनको क्या करना चाहिए, उनको बेसिक राइट्स मिलने चाहिए, जिनको कि बेसिक राइट या फॉर फ्रीडम कहा गया कि ये हर मनुष्य को मिलना चाहिए। अब ह्यूमन के लिए जो गारंटीड बेसिक राइट्स या फिर फॉर फ्रीडम थे वो क्या थे, वो हम लोग यहाँ पर समझ लेते हैं। सबसे पहला फ्रीडम फ्रॉम वांट, ठीक है, फ्रीडम फ्रॉम वांट यानी कि जो हम चाहते हैं उससे मुक्ति। भाई हम जो चाहते हैं उससे मुक्ति कैसे, भाई वो तो हमारी वांट है, वो हमें चाहिए, लेकिन नहीं, क्या है कि हम जो चाहते हैं किससे बियॉन्ड जाकर, जैसे कि जो भी युद्ध होते हैं किसी भी कंट्रीज के बीच में कुछ ना कुछ वांट रहती है जिसकी वजह से ये युद्ध होते हैं। तो फ्रीडम फ्रॉम वांट कि युद्ध से चाहत से मुक्ति। दूसरा फ्रीडम ऑफ रिलीजियस बिलीफ, ठीक है, रिलीजियस बिलीफ सभी को छूट मिलनी चाहिए कि वो किसी भी रिलीजन को मान सके। तीसरा फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है वो सबको मिलनी चाहिए। नेक्स्ट फ्रीडम फ्रॉम फियर, ठीक है, कि सभी को डर से मुक्ति, कि सब किसी के अंडर में रहकर डर रहे हैं, ठीक है, कोई और नेशन जो है किसी पे कब्जा कर रखा है उसका डर है, इस तरीके से युद्ध का जो डर है इनसे मुक्ति हो, ठीक है। ये चीज था कि ये राइट जो है वो हर किसी को मिलने चाहिए। चलिए हम लोग बात करते हैं द सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस, ठीक है। तो क्या हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर बहुत नुकसान हुआ जिसकी वजह से लीग ऑफ नेशंस इसको इस्टेब्लिश किया गया, जो कि पूरी तरह से फेल्योर रहा क्योंकि बहुत जल्दी दूसरा वर्ल्ड वॉर जो था वो शुरू हो गया। अब दूसरा वर्ल्ड वॉर जो था इसका डिस्ट्रक्शन जो था वो और ज़्यादा था और ऊपर से इसमें न्यूक्लियर बॉम्ब जो था इसका भी यूज़ हो गया। न्यूक्लियर बॉम्ब का यूज़ जो था वो तो इतना बुरा था कि उसका असर जो है वो आज भी जापान का जो हिरोशिमा और नागासाकी है वहाँ पर जो बच्चे जन्म लेते हैं उनमें दिखता है,
ठीक है, तो ये डिस्ट्रक्शन जो था वो बहुत ज़्यादा था। अब इसके लिए कि आगे कोई युद्ध ना हो, इसके लिए 50 कंट्रीज़, याद रखिएगा 50 कंट्रीज़, बिल्कुल यहाँ पर जो अभी हम लोग डेटा देखते जाएंगे वो ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो 50 कंट्रीज जो थी वो सैन फ्रांसिस्को में इकट्ठा होती हैं यूएन चार्टर पर सिग्नेचर करने के लिए। कब? जून 1945, ठीक है। 50 कंट्रीज, ठीक है, याद रखना है 50 कंट्रीज सैन फ्रांसिस्को में इकट्ठा होती हैं यूएन चार्टर पर सिग्नेचर करने के लिए जून 1945। इसके बाद यूनाइटेड नेशन जो है वो इस्टेब्लिश किया जाता है 24 अक्टूबर 1945, उसी ईयर में अक्टूबर, ठीक है। तो अक्टूबर 24 1945 को इस्टेब्लिश किया जाता है यूनाइटेड नेशन। लेकिन जिस समय हम देखते हैं कि ये यूनाइटेड नेशन जो है ये इस्टेब्लिश हुआ, इस समय में इसमें कितनी कंट्रीज के सिग्नेचर थे? 51 हो गए थे। यहाँ पर 50 थे और इसके बाद जब ये इस्टेब्लिश होता है उस टाइम में 51 हो गए थे, क्योंकि पोलैंड जो था वो इसका हिस्सा बाद में बना। उस समय पोलैंड जो था वो ज्वाइन नहीं कर सका, जो पोलैंड ने बाद में सिग्नेचर किया, इसलिए इस्टेब्लिश होने के समय 51 कंट्रीज के सिग्नेचर इस पे थे, वो इसका पार्ट थे। अब यहाँ पर हम बात करते हैं ओरिजिनल सिग्नेटरी कंट्रीज कौन थी, ठीक है। कौन थे? ब्रिटेन, फ्रांस, यूनाइटेड स्टेट्स, फॉर्मर यूएसएसआर एंड चाइना, ठीक है, ये थे। अब यहाँ पर सिग्नेचर जो था इसके लिए यूनाइटेड नेशन जो था वो इस्टेब्लिश किया गया 24 अक्टूबर 1945 को, इसीलिए उस दिन को यूनाइटेड नेशन डे के रूप में मनाया जाता है। कौन सा? 24 अक्टूबर। ध्यान रखना है यूनाइटेड नेशन डे कब होता है? 24 अक्टूबर, बिल्कुल ध्यान रखना है, यूनाइटेड नेशन डे 24 अक्टूबर, ठीक है। तो 24 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है यूनाइटेड नेशन डे, ये ध्यान रखना है। ओरिजिनल सिग्नेटरी कंट्रीज जो थी वो क्या थी? ये, ठीक है। तो हमने देखा कि यहाँ पर इस टाइम में 51 कंट्रीज थी, लेकिन अभी करंट में देखा जाए तो फिर कितनी है? करंट में 193 कंट्रीज जो हैं वो इसकी मेंबर हैं, ठीक है। 193 कंट्रीज इसकी मेंबर हैं। जब इसमें यहाँ पर 50 कंट्रीज जब शामिल थी उस समय में इंडिया भी उसमें से एक था। इन 50 कंट्रीज में इंडिया भी एक था, ठीक है। तो 193 अभी करंट में इसके मेंबर्स हैं और न्यूयॉर्क में इसका क्या है? हेडक्वार्टर है। न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है, ध्यान रखना है। यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क में, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो भी सेलेक्ट की गई, वो भी बनाई गई कि भाई ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो भी होनी चाहिए। तो ऑफिशियल लैंग्वेज जो थी वो रखी गई इंग्लिश, स्पेनिश, अरेबिक, ठीक है, रशियन, फ्रेंच, ठीक है, चाइनीज़, ये जो लैंग्वेजेस थी ये इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज रखी गई, ठीक है। इसके अलावा इसके लिए एक फ्लैग जो था वो भी डिसाइड हुआ। जाहिर सी बात है, कुछ ऐसा रहता है तो फ्लैग डिसाइड होना ज़रूरी होता है, तो यहाँ पर लोग अपना अपना फ्लैग डिसाइड करते हैं। तो यहाँ पर फ्लैग जो डिसाइड हुआ उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। इस फ्लैग में बनाया गया क्या? इसमें बनाया गया ऑलिव लीव्स, ठीक है। ये क्या है? ऑलिव लीव्स बनाई गई, जो कि क्या थी? आपस में जुड़ी हुई थी नीचे की तरफ से और मुड़ी थी, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा इसमें कर्व था और ऊपर की तरफ से ओपन थी, ठीक है। ऊपर से टॉप पर ये क्या है? ओपन है। और सेंटर में क्या दिखता है? सेंटर में वर्ड मैप दिखता है कि ये क्या कर रही है? वर्ड को प्रोटेक्ट कर रही है इस तरीके से। और ये लीव जो है ये कह सकते हैं किसका साइन है? ये साइन ये शो करता है पीस को, ठीक है। तो ये क्या है? यूनाइटेड नेशन जो है उसके लिए जो फ्लैग निश्चित किया गया वो है। तो ये अगर आप देखिए तो आप इसको पहचान सकते हैं कि भाई ये क्या है? यूनाइटेड नेशन का फ्लैग है। चलिए बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन यानी कि यूएन, ठीक है। तो यूनाइटेड नेशन जो है वो इस्टेब्लिश किया गया, उसके कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव होंगे, कुछ उद्देश्य रहे होंगे, ठीक है। तो उसको हम लोग यहाँ पर समझेंगे। सबसे पहला, इंटरनेशनल लेवल पर पीस और सिक्योरिटी जो है उसको मेंटेन रखना, ठीक है। मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। क्यों? क्योंकि अभी क्या देखा गया? वर्ल्ड वॉर हुआ, ठीक है। तो वो ना हो, शांति बनी रहे, सिक्योरिटी बनी रहे, इसके लिए मेंटेन रखना, ठीक है। पीस और सिक्योरिटी को इंटरनेशनल लेवल पर मेंटेन रखना। दूसरा, डेवलप फ्रेंडली रिलेशन, यानी कि सभी कंट्रीज जो हैं, ठीक है, सभी कंट्रीज, सभी मनुष्य, सभी के बीच, सभी को इक्वल मानते हुए उनके बीच में फ्रेंडली रिलेशन जो है,
ठीक है, उसको डेवलप करना। भाई जब सबको बराबर माना जाएगा तो फिर जाहिर सी बात है फ्रेंडली रिलेशन जो है वो उससे डेवलप होंगे। अचीव इंटरनेशनल कोऑपरेशन, ठीक है, मतलब कि किसी भी नेशन के लिए, ठीक है, किसी भी नेशन के सोशल, कल्चरल, इकोनॉमिकल या फिर ह्यूमैनिटेरियन, मानवीय जो भी प्रॉब्लम है, ठीक है, किसी भी कंट्री की जो भी प्रॉब्लम है उनको दूर करने के लिए, ठीक है, इंटरनेशनल कोऑपरेशन, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय सहयोग जो है वो प्राप्त करना, ठीक है, ये इसका उद्देश्य। नेक्स्ट क्या है? प्रमोट ह्यूमन राइट्स एंड फंडामेंटल फ्रीडम, सभी मनुष्यों के लिए क्या करना? ह्यूमन राइट्स और फंडामेंटल फ्रीडम जो है इनको प्रमोट करना, ठीक है। नेक्स्ट, कॉमन प्लेटफॉर्म, किसके लिए कॉमन प्लेटफॉर्म? जो यूएन के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, साथ ही साथ सभी नेशन के लिए, कि उनकी जो एक्टिविटीज हैं उनके बीच में शांति बनी रहे, उनके बीच में तालमेल जो है वो बना रहे, सामंजस्य बना रहे, ठीक है, उसके लिए एक कॉमन प्लेटफॉर्म देना, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं सेव सक्सीडिंग जनरेशन, जो आगे आने वाली जनरेशन है वो युद्ध को ना झेले। अभी क्या था, 2 बड़े बड़े युद्ध हुए जिससे कि सभी ने बहुत ज़्यादा नुकसान झेला। आगे आने वाली जनरेशन जो है वो युद्ध ना झेले, उसके लिए स्टेप लेना, कि उसके अकॉर्डिंग काम करना। तो ये जो हमने देखे यूएन के ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है अगर हम समझें? इसका मतलब ये था कि सभी नेशन जो हैं उनको ये प्रिंसिपल फॉलो करना ज़रूरी है। देखिए हमने देखा उसका ऑब्जेक्टिव क्या था कि सभी को इक्वल मानना है, पीसफुली जो भी डिस्प्यूट है उनको सॉल्व करना, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। ये कैसे होंगी? ये ऐसे होंगी जब सभी नेशन जो है वो इन प्रिंसिपल्स को मानेंगे, फॉलो करेंगे, ठीक है। क्या है प्रिंसिपल? ऑल नेशंस आर इक्वल, सभी को अगर इक्वल मानेंगे तो ऑब्वियस है कि शांति बनी रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट, दे मस्ट ऑल ओबे द चार्टर, जो ये चार्टर है, जो इसके उद्देश्य हैं, जो इसके रूल्स रेगुलेशन है, वो सभी नेशन को मानने होंगे, ठीक है। ऑल डिस्प्यूट्स मस्ट बी सेटल पीसफुली, जो भी डिस्प्यूट हैं, जो भी विवाद हैं, उनको पीसफुली सॉल्व किया जाए। ये नहीं कि युद्ध जैसे अभी शुरू हो गए थे, युद्ध शुरू हो, पीसफुली सभी डिस्प्यूट को सॉल्व किया जाए। नेक्स्ट, नो फोर्स शुड बी यूज्ड, फोर्स का यूज नहीं करना। अगर फोर्स का यूज किया तो युद्ध जो है उसकी संभावनाएं बढ़ जाती हैं, इसलिए किसी भी डिस्प्यूट को पीसफुली सुलझाया जाए उसके लिए फोर्स का यूज नहीं किया जाए। चलिए बात करते हैं द ऑर्गन्स ऑफ यूएन। यूएन के ऑर्गन्स के बारे में हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि उसके क्या क्या ऑर्गन्स हैं, ठीक है। तो 6 ऑर्गन्स हैं। फर्स्ट क्या है? फर्स्ट जो है वो है जनरल असेंबली, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट है क्या? द सिक्योरिटी काउंसिल, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर सकते हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ये जो 3 है ये बहुत इंपॉर्टेंट इसके ऑर्गन्स हैं, बाकी भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, हर किसी की अपनी इंपॉर्टेंस होती है, बट यहाँ पर हम लोग ये डिस्कस कर रहे हैं कि ये 3 जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा क्या है? इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ट्रस्टीशिप काउंसिल एंड सेक्रेटेरिएट, ठीक है। तो यहाँ पर आप डैश कर सकते हैं कि ये जो टी जो है इसके साथ नहीं आया, या फिर यहाँ ओ के साथ NAL नहीं आया, ठीक है, या फिर ये यहाँ पर नहीं आया, हम लोग डैश मान करके इसको इसमें मान लेते हैं कि उसके साथ ही अटैच है, ठीक है। तो ये इसके 6 ऑर्गन्स हो गए। तो ये आपको ध्यान रखना है कि 6 ऑर्गन्स कौन कौन से हैं। अब इनके बारे में डिटेल हम लोग आगे देखते हैं। चलिए यूएन के जो मेन ऑर्गन्स हैं उसमें से फर्स्ट की बात हम लोग यहाँ पर करते हैं, द जनरल असेंबली। द जनरल असेंबली, इसके मेंबर कौन होंगे? जो भी यूएन के मेंबर होंगे, यूनाइटेड नेशन के जो भी मेंबर होंगे वो सभी जनरल असेंबली के मेंबर होंगे। और हर नेशन, ये ध्यान रखना है, हर नेशन क्या करेगा? अपने 5 रिप्रेजेंटेटिव, जब उनकी मीटिंग होगी, ठीक है, साल में एक बार इनकी मीटिंग होती है, ठीक है, तो जब इनकी मीटिंग होगी हर नेशन जो है वो अपने 5 रिप्रेजेंटेटिव को भेजेगा, जिनमें किसी भी चीज़ के लिए जब अगर वोट पड़ रहा है, ठीक है, वोटिंग हो रही है, वहाँ पर हर नेशन का 1 वोट माना जाएगा, पर नेशन 1 वोट माना जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ हुआ, ठीक। इसके अलावा अगर देखा जाए जनरल असेंबली के लिए और जानना है तो जनरल असेंबली जो है इसकी मीटिंग जो है साल में 1 बार होती है, लेकिन इसके स्पेशल सेशन भी होते हैं। स्पेशल सेशन कब होंगे? मान लीजिए कोई क्राइसिस है, उस टाइम में स्पेशल सेशन होते हैं, ठीक है। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं, उनको हम लोग देख लेते हैं। जनरल असेंबली के इंपॉर्टेंट फंक्शंस क्या हैं? बिल्कुल इसको ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल बेसिक सी चीज़ है, थोड़ा सा हम लोग समझेंगे तो सारे में क्या कहा गया है,
पीस बनाए रखने के लिए ही कहा गया है। ठीक है, तो इसको ध्यान से समझना है। इसके फंक्शंस क्या है? पीसफुल सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट, जो भी डिस्प्यूट है किसी भी नेशन के बीच में उसको पीसफुली क्या करना है? सॉल्व कर लेना है। ठीक है, कोई युद्ध जो है वो नहीं करना है। डिस्कस इंटरनेशनल प्रॉब्लम, रिकमेंडेशन फॉर सोल्यूशन, यहाँ पर इस असेंबली में जो भी इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, उनको सामने रखना, उसके बारे में डिस्कस करना और उस प्रॉब्लम को के लिए जो भी उसका सोल्यूशन है वो रिकमेंड करना। ठीक है, सुपरवाइज द वर्क। ठीक है, हमने देखा यूएन के जो ऑर्गन्स हैं उसके सिक्स मेन ऑर्गन्स हमने देखे, जिसमें से एक की बात हम लोग ये कर रहे हैं। ठीक है, तो जनरल असेंबली जो है वो क्या करती है? जो अदर इसके ऑर्गन्स हैं, जनरल असेंबली के अलावा बाकी के जो 5 ऑर्गन्स हैं या अदर और भी ऑर्गन्स जो है, मेन ऑर्गन्स तो हम लोगों ने बात की 6, और भी जो ऑर्गन्स हैं उन सभी के जो काम है उनको सुपरवाइज करना, ये किसका काम है? जनरल असेंबली का। ठीक है, इसके अलावा सोशल सिक्योरिटी, ठीक है, सिक्योरिटी काउंसिल की बात हम लोग कर रहे हैं। सिक्योरिटी काउंसिल हो गई, मेंबर ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल हो गई और ट्रस्टीशिप काउंसिल हो गई। ठीक है, सिक्योरिटी काउंसिल, मेंबर ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल और ट्रस्टीशिप काउंसिल जो है, ठीक है, इनके द्वारा, ठीक है, इनके द्वारा जो लोग नॉन अप्रूव, ठीक है, या कह सकते हैं नॉन परमानेंट जो मेंबर्स हैं, नॉन परमानेंट मेंबर्स जो हैं उनको इलेक्ट करना। ठीक है, इनके द्वारा नॉन परमानेंट मेंबर्स को इलेक्ट करना। ठीक है, नेक्स्ट, कंसीडर एंड अप्रूव यूएन बजट, यूएन का कुछ न कुछ बजट भी बनेगा भाई, किस नेशन की कैसे हेल्प करनी है, ये सारी चीजें, बहुत सारी चीजें। ठीक है, तो क्या है कि उसके लिए जो भी बजट बन रहा है उसको कंसीडर और अप्रूव करना, ये किसका काम है? जनरल असेंबली का, कि भाई सभी लोग जब वहां पर मीटिंग करते हैं तो जो भी मामले होते हैं उसके लिए, ठीक है, कि वो मामले जो है उनके सामने रखे जाते हैं, फिर उन पे किसकी कैसी सहमति बनती है। ठीक, इसके अलावा कलेक्टिव मेजर्स जो है वो रिकमेंड करना, कलेक्टिव मेजर्स जैसे कि फोर्स हो गई, ठीक है, आर्म्ड फोर्स हो गई, ठीक, या किसी के बीच में कोई भी डिस्प्यूट है, उन चीज़ों के लिए कलेक्टिव मेजर्स जो है वो रिकमेंड करना। इस तरीके से ये जनरल असेंबली के फंक्शन है, जिसमें कि जब वोटिंग होती है, ठीक है, मेजॉरिटी जो भी होती है उसके अकॉर्डिंग फैसले लिए जाते हैं। लेकिन अगर कुछ स्पेशल टाइम होता है, कोई क्राइसिस वाला टाइम है, तो उस समय में क्या होता है? उस समय में 2/3 मेजॉरिटी जो है वो ज़रूरी है, यानी कि लगभग 67% मेजॉरिटी जो है वो चाहिए, उतने लोगों की वोटिंग चाहिए। चलिए बात करते हैं द सिक्योरिटी काउंसिल। ठीक है, यूएन के मेन ऑर्गन्स में हम लोग बात कर रहे हैं द सिक्योरिटी काउंसिल, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन है यूएन का। ठीक है, सिक्योरिटी काउंसिल मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन है यूएन का, जिसके 15 मेंबर्स हैं। 15 मेंबर्स में से 5 मेंबर जो हैं वो क्या है? परमानेंट मेंबर। ठीक है, 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, जिसमें कौन से आते हैं? यूके, ठीक है, यूएसए, फ्रांस, रशियन फेडरेशन एंड पीपल ऑफ रिपब्लिक चाइना। ठीक है, ये इसके परमानेंट मेंबर हैं। अब जो नॉन परमानेंट मेंबर हैं, तो अभी हमने जस्ट पहले देखा था काउंसिल असेंबली क्या करती है? नॉन परमानेंट मेंबर्स को इलेक्ट करती है। ठीक है, तो नॉन परमानेंट मेंबर्स इलेक्टेड बाय जनरल असेंबली। तो सिक्योरिटी काउंसिल जो है इसके 15 मेंबर्स हैं, जिनमें से हमने देखा कि 5 जो हैं वो परमानेंट मेंबर्स हैं। ठीक है, 15 मेंबर्स हैं, जिनमें से 5 जो हैं वो क्या है? वो परमानेंट मेंबर हैं। ठीक, अब अगर मान लीजिए कोई भी डिसीजन लेना है, वहां पर क्या है कि अगर उस डिसीजन के लिए 9 वोट मिल गए जिस फेवर में, तो उस डिसीजन को माना जाएगा कि भाई यहाँ पर 9 वोट मिल गए, यानी कि मेजॉरिटी मिल गई, तो ये डिसीजन मान लिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज और होती है, जो भी डिसीजन लिया जाना होता है वहां पर ये 5 जो परमानेंट वाले हैं, इन सब की हामी जरूरी है। जब ये सब हाँ कहेंगे तभी वो डिसीजन लिया जाएगा। चाहे तो हम लोग ये कह सकते हैं कि अगर कोई डिसीजन लेना है वहां पर 14 वोट भी मिल जाए, बट एक भी परमानेंट वाले में से अगर किसी ने कह दिया नहीं, तो उसके पास वीटो पावर है, उस डिसीजन को नहीं लिया जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर कि सिक्योरिटी काउंसिल के जो परमानेंट मेंबर हैं, अगर उन्होंने किसी भी फैसले के लिए बोल दिया कि ये फैसला जो है वो नहीं लिया जाएगा, तो परमानेंट मेंबर ने कहा है इसलिए वो फैसला नहीं लिया जाएगा, भले ही वहां पर मेजॉरिटी बाकी लोगों की हो। ठीक है, ऐसे में क्या होगा? ऐसे में ये होता है कि मेजॉरिटी वोट ऑफ एटलीस्ट 9 मेंबर्स, ठीक है, इंक्लूडिंग ऑल 5 परमानेंट। ठीक है, तो ऑल 5 परमानेंट जो मेंबर्स हैं उनकी तरफ से हामी होनी चाहिए। ठीक है,
अगर एक भी ऐसा नहीं है तो उसके पास राइट टू वीटो है कि वो मना कर दे, और ऐसे में मानना पड़ेगा। लेकिन मान लीजिए किसी समय कोई क्राइसिस है, ठीक है, मान लीजिए कोई क्राइसिस है, जरूरी है उस समय में फैसला लेना, बट एक जो है वो अपनी वीटो पावर लेके अड़ा हुआ है। ऐसे में क्या होगा, ऐसे में जनरल असेंबली जो है, जो हम अभी हम लोगों ने जस्ट पहले वाली देखी, ठीक है, तो जनरल असेंबली जो है वो क्या करेगी, ऐसे में उसके पास राइट है कि वो डिसीजन ले, वो चाहे आर्मी फोर्स लगाए, वो अपने आप कर सकती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कंसेंट क्या है, कंसेंट ये, सॉरी, यहाँ पर ये क्या है, कंसेंट तो है कि भाई सभी जो परमानेंट मेंबर्स हैं उनका डिसीजन होना चाहिए, ठीक है। लेकिन हम लोग क्या बात कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं कि अगर मान लीजिए ऐसा नहीं होता, कोई एक भी उसके फेवर में नहीं है, तो फिर मेन कंसर्न यहाँ पर क्या होता है, मेन कंसर्न ये है कि पीस बनाए रखना है। अब उस पीस को बनाए रखना है, इसलिए अगर डिसीजन नहीं तय हो रहा है तो ऐसे में जनरल असेंबली जो है वो डिसीजन ले सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या समझ में आ रहा है, सिक्योरिटी काउंसिल, जैसा कि हम देख रहे हैं सिक्योरिटी को लेके कौन है, सिक्योरिटी काउंसिल, बट यहाँ पर अगर उसकी तरफ से हाँ नहीं होता है तो फिर जनरल असेंबली जो है उसकी पावर यहाँ पर बढ़ी हुई होती है कि वो डिसीजन ले सकती है। चलिए बात करते हैं इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल। सिक्योरिटी काउंसिल के इंपॉर्टेंट फंक्शंस पे हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। देखिए इनका इंपॉर्टेंट फंक्शन ये है कि जो नेशन मेंबर्स हैं, ठीक है, यूएन के जो नेशन मेंबर्स हैं, अगर उनके बीच में कोई डिस्प्यूट है तो उसको सॉल्व करना, ठीक है, कि वो किस तरीके से सॉल्व हो जाए, बाकायदा उसको इन्वेस्टिगेट करना, किसकी तरफ से गलती हो रही, क्या चीज़ें हो रही हैं, उसको इन्वेस्टिगेट करना, और साथ ही साथ उनको रास्ता दिखाना कि किस तरीके से इसको सेटल किया जा सकता है। दूसरा, इकोनॉमिक सैंक्शन, किसके अगेंस्ट, जो अग्रेसर है, ठीक है, जो बात नहीं मारा, जो कि युद्ध पे वो अड़ा हुआ है, ठीक है, तो ऐसे में क्या करना है, इकोनॉमिक सैंक्शन जो है उसके अगेंस्ट लागू करना, ठीक है। नेक्स्ट, जो अग्रेसर है उसके खिलाफ मिलिट्री एक्शन लेना। भाई क्या है, हमने देखा कि यूएन जो है वो बना है मेन किस लिए, मेन इसलिए बना है, एक तो सबको इक्वल समझो, दूसरा ये सबसे मेन क्या कि पीसफुली रहो। अब पीस जो है उसको कायम करना है। अब यहाँ पर क्या है, किसी को समझाया जा रहा है, जो अग्रेसर है उसको समझाया जा रहा है, और अगर वो गलत है, वो मान नहीं रहा है, तो उसके खिलाफ मिलिट्री एक्शन जो है वो लेने का राइट इनके पास है। चलिए बात करते हैं द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, यानी कि ECO, इको, सोशल SO एंड C काउंसिल, ठीक है, इसको इससे रिप्रेजेंट करते हैं, या इसका शॉर्ट फॉर्म ये है, ठीक है। तो जनरल असेंबली के लोगों के द्वारा 54 मेंबर्स जो हैं वो इलेक्ट किए गए, जनरल असेंबली के द्वारा इसके लिए 54 मेंबर्स जो हैं वो इलेक्ट किए गए। कब तक के लिए, 3 इयर्स के लिए। कब तक के लिए, 3 इयर्स के लिए। अब इसका उद्देश्य क्या रहा, मेन इसका ऑब्जेक्टिव क्या रहा, इस द इकोनॉमिक एंड सोशल जो काउंसिल है इसका मेन उद्देश्य ये रहा कि वर्ल्ड को, ठीक है, फ्री द वर्ल्ड फ्रॉम वांट, ठीक है, वर्ल्ड को वांट से फ्री करना, जिस वांट के बारे में हम लोगों ने अभी स्टार्टिंग में देखा था, ठीक है। अब इसके फंक्शंस जो हैं वो हम लोग देख लेते हैं। इसके फंक्शंस हैं प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ एंड सोशल प्रोग्रेस, सभी कंट्रीज के लिए, कुछ कंट्रीज के लिए नहीं, सभी कंट्रीज के लिए प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ एंड सोशल प्रोग्रेस, सभी की हो सके, ठीक है, ऐसे काम करना, इस तरीके की के प्लान्स जो है वो बनाना, ठीक। क्रिएट अ स्पिरिट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन राइट्स, ह्यूमन राइट्स जो है वो सबको मिले, ठीक है, तो इसके लिए लोगों के अंदर स्पिरिट जो है, रिस्पेक्ट, स्पिरिट ऑफ रिस्पेक्ट, ये क्रिएट करना, ठीक है। चलिए सॉल्व प्रॉब्लम, कैसी प्रॉब्लम सॉल्व करना, हम देखते हैं कि एक बड़ी प्रॉब्लम है हेल्थ की, ठीक है, सभी नेशन के लिए होती है, ठीक, कहीं पर कम कहीं पर ज़्यादा, लेकिन इन चीज़ों पे ध्यान दिया जाता है, जैसे हेल्थ हो गया, एम्प्लॉयमेंट हो गया, एजुकेशन हो गया, कि लिटरेसी जो है कि, ठीक है, कि वहाँ पर इलिटरेसी है तो लोगों को लिटरेट करना, ठीक है, तो ऐसी जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करना। चलिए, और इसका काम क्या है, इसका काम है सुपरवाइज करना, किसको, स्पेशलाइज्ड एजेंसीज जो है उनको सुपरवाइज करना। कौन कौन सी, जैसे कि हम बात कर सकते हैं WHO जो कि हेल्थ के लिए काम करता है। देखिए हेल्थ के से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं उसके लिए जो भी निर्देश जारी होता है वो कौन करता है, वो WHO जारी करता है ना, तो इनके लिए, ठीक है, इनके लिए इनको सुपरवाइज करना। नेक्स्ट हम बात कर सकते हैं किसकी, यूनेस्को क्या है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, मतलब ये कि एजुकेशन हो गया, ठीक है, साइंस हो गया, कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन हो गया, इस तरीके की चीज़ों की हेल्प लेकर विश्व में शांति बनाए रखना,
ठीक है, क्यों? हमने अभी देखा कि यहाँ पर ये पूरा कार्यक्रम किस लिए है कि शांति बनाए रखना। ठीक है, तो पीस को बनाए रखना इन सब चीज़ों के उसमें। यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड, ठीक है, यूनिसेफ, इसको बनाया गया था जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ। ठीक है, कितने सारे लोग जो थे उनकी जान चली गई, कितने सारे लोग थे हाथ पैर खराब हो गए, वो काम नहीं कर सकते थे। तो ऐसे में क्या था कि उनके बच्चों को खाना मिल सके, इसलिए उस समय में इसको बनाया गया था। ठीक है, तो इसको सुपरवाइज करना। नेक्स्ट है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ILO। ठीक है, ये क्या है? लेबर ऑर्गेनाइजेशन, नाम से समझ में आ रहा है। तो ये इस तरीके का काम करना कि जो भी इस वर्ग में आते हैं, ठीक है, इस ग्रुप में आते हैं, उनको सम्मानजनक काम जो है वो मिल सके, उनकी सैलरी जो है वो डिफाइन हो सके। ठीक है, उनके काम के अकॉर्डिंग उनको पैसे जो है वो मिल सके, उसके लिए इसको बनाया गया। तो इसको सुपरवाइज करना कि इसको भाई बनाया गया है, काम कर रहा है नहीं कर रहा है, कैसे करना है, वो सारी चीजें। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, FAO, मतलब ये कि जो डेवलपिंग नेशंस हैं, अब वहां पर क्या है डेवलपिंग नेशन, कि उसमें एग्रीकल्चर में हम देख लें या फिशरीज ले लें। ठीक है, ये सारी चीजें क्या है समय के साथ डेवलप हो रही, तो इन चीजों पर आपस में चर्चा करना। ठीक है, तो इसके लिए इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया। तो इन सभी ऑर्गेनाइजेशन को सुपरवाइज करना। चलिए बात करते हैं ट्रस्टीशिप काउंसिल। ठीक है, ट्रस्टीशिप काउंसिल जो थी, इसको एस्टेब्लिश किया गया था किस लिए कि जो भी कंट्रीज ऐसी हैं जिनके ऊपर फॉरेन रूल है, तो उनको आज़ादी दिलाई जाए, उनकी सेल्फ गवर्नमेंट जो है वो इस्टेब्लिश की जाए। इसके लिए ट्रस्टीशिप काउंसिल जो थी वो इस्टेब्लिश की गई कि ऐसे लोगों की हेल्प की जा सके। और ये जो ट्रस्टीशिप काउंसिल थी, ठीक है, तो ट्रस्ट टेरिटरीज जो थी जब वो इंडिपेंडेंट हो गई, सभी को क्या हुआ, जो ट्रस्ट टेरिटरीज थी जब उनको आज़ादी मिल गई, कब 1994 में, तब इस काउंसिल को सस्पेंड कर दिया गया। ठीक है, तो ध्यान रखना है ट्रस्टीशिप काउंसिल जो थी वो किस लिए बनी थी, जो भी फॉरेन रूल के अंडर में है उनको आज़ादी दिलाना और उनकी सेल्फ गवर्नमेंट जो है वो इस्टेब्लिश कराना। साथ ही साथ इसको सस्पेंड कब किया गया ये भी ध्यान रखना है कि इसको 1994 में सस्पेंड किया गया। चलिए बात करते हैं द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ठीक है, जैसे कि हम देखते हैं कि हमारे यहाँ क्या है, सुप्रीम कोर्ट है। ठीक है, जो कि बिल्कुल टॉप की कोर्ट होती है। ठीक है, ऐसे ही अगर हम लोग वर्ल्ड लेवल पर देखें तो यहाँ पर वर्ल्ड लेवल पर कौन सी कोर्ट दिखती है, ये दिखती है द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ठीक है, ICJ। ठीक है, इसको हम लोग किसके नाम से जानते हैं, ICJ। ठीक है, इसका शॉर्ट फॉर्म। इसके मेंबर्स कितने होते हैं, इसमें मेंबर्स होते हैं 15 जजेस। ठीक है, कंसिस्ट होती है किसके द्वारा, 15 मेंबर्स के द्वारा होती है, जो कि डिफरेंट कंट्रीज से होते हैं, लेकिन एक ही कंट्री से 2 जजेस भी हो सकते हैं। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर जो जजेस जिनका चुनाव होता है, हर 3 साल पर इलेक्शन होता है इन जजेस का। ठीक है, हर 3 साल पर जजेस को चुना जाता है और उसके बाद हम देखते हैं इनका टर्म जो होता है वो 9 ईयर्स का होता है। ठीक है, हर जज का 9 ईयर्स का टर्म होता है। अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कि इनके फंक्शन क्या है। ठीक है, फंक्शंस ऑफ दिस कोर्ट, इस कोर्ट के फंक्शन क्या है। इसका फंक्शन ये है, सबसे पहला कि इस जो भी नेशन मेंबर्स हैं, अगर उनके बीच में कोई डिस्प्यूट है उसको सुलझाना। ठीक है, जैसे कि जो कोर्ट का काम होता है वही काम यहाँ भी है, लेकिन जो इसके नेशन मेंबर्स हैं उनके बीच में अगर डिस्प्यूट है उसको सुलझाना, साथ ही साथ उनको लीगल एडवाइस भी देना। ठीक है, टू द अदर ऑर्गन्स ऑफ यूएन के जो अदर ऑर्गन्स हैं उनके द्वारा भी एडवाइस इनको देना। जैसे कि हम बात कर सकते हैं किसकी, जनरल असेंबली। ठीक है, या फिर सिक्योरिटी काउंसिल। ठीक है, जनरल असेंबली या सिक्योरिटी काउंसिल, जो अदर ऑर्गन्स हैं उनके द्वारा भी यहाँ पर लीगल एडवाइस जो है वो दी जाती है। ठीक है, इनका जो मेन फंक्शन था वो समझ में आ गया। ठीक है, ऑल मैटर डिसाइडेड अकॉर्डेंस विथ इंटरनेशनल लॉ। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि जिस कंट्री का डिस्प्यूट है उसके अकॉर्डिंग हो रहा है या फिर जहां पर इसका हेडक्वार्टर है उसके अकॉर्डिंग नहीं, यहाँ पे जो मैटर सॉल्व होंगे वो किसके द्वारा, वो सॉल्व होंगे इंटरनेशनल लॉ के अकॉर्डिंग्स वो सॉल्व किए जाएंगे। अब इसका हेडक्वार्टर की भी बात कर लेते हैं, तो इसका हेडक्वार्टर जो है नीदरलैंड में हेग है, हेग सिटी है, वहां पर इसका हेडक्वार्टर है। वहां पर ऐसे मामले जो हैं वो सुलझाए जाते हैं, लेकिन किसके, सिर्फ जो नेशन मेंबर्स हैं उनके। चलिए बात करते हैं द सेक्रेटेरिएट। ठीक है, सेक्रेटेरिएट की हम लोग बात करें, जैसे कि सेक्रेटरी होता है तो किसी का भी जो सेक्रेटरी होता है उसका मेन एसोसिएट होता है ना, उसी तरीके से यूएन का ये क्या होता है,
चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गन होता है। कौन? द सेक्रेटेरिएट। ठीक है, इसको हेड कौन करता है? हेड करने का काम करते हैं सेक्रेटरी। ठीक है, सेक्रेटरी जनरल जो होते हैं वो इसको हेड करने का काम करते हैं, जिनका कार्यकाल होता है 5 सालों का। इलेक्ट कैसे होते हैं? इनको इलेक्ट करने का काम करती है जनरल असेंबली। अभी तक हमने देखा सबसे पावरफुल कौन देखी? जनरल असेंबली, है ना। तो जनरल असेंबली जो कि हम लोगों ने फर्स्ट नंबर पे जो ऑर्गन देखा था, ठीक है, तो जनरल असेंबली क्या करती है? इनको इलेक्ट करने का काम करती है। नेक्स्ट क्या है? लार्ज स्टाफ ऑफ वर्कर्स। यहाँ पर वर्कर्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा संख्या में होते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए बाकी काम तो जो है उसके अलावा यूएन की डे टू डे एक्टिविटी जो होती है उसका पूरा रिकॉर्ड भी रखना होता है। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पर वर्कर्स जो हैं अलग अलग नेशंस के करके काफ़ी सारे वर्कर्स यहाँ पर होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इनका जो स्टाफ होता है, ठीक है, स्टाफ इनका बहुत बड़ा होता है। उसमें कौन कौन से लोग होते हैं? इनके स्टाफ में हम देख सकते हैं इंटरप्रेटर्स होते हैं, सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं, फोटोग्राफर्स होते हैं एंड अदर्स। तो बच्चों इस तरह हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर एट लर्न हब। लर्न हब फ्री है पर बेस्ट है।